पति का देहांत हो जाने के बाद 2 जवान बेटियों की जिम्मेदारी अकेले सोमती के सर पर आ जाती है। गरीब होने के कारण उनके घर में हमेशा राशन और जरूरत की चीजों की कमी रहा करती, जिसके कारण उन्हें ठीक से 2 वक्त का खाना भी नहीं मिल पाता था। एक दिन उनकी बस्ती में कुछ दूरी पर भंडारा हो रहा था, तो सोमती की दोनों बेटियां वहां से खाना लेकर आती हैं। माँ, हम खाना ले आए हैं, आओ खाना खा लो। नहीं नहीं, तुम दोनों ही खा लो, मुझे भूख नहीं है जरा भी। माँ, आप क्यों झूठ कहती हो? कल रात को राशन खत्म होने के बाद से तो हम तीनों ने कुछ भी नहीं खाया है। आप आओ, हम तीनों मिलकर खाना खाते हैं। हाँ माँ, और वैसे भी हम खाएं और आप भूखी रहोगी तो हमें अच्छा नहीं लगेगा। सोमती अपनी दोनों बेटियों की बात मानते हुए उनके साथ खाना खाने लगती है। तभी उसकी बड़ी बेटी मीना कहती है, माँ, आज तो भंडारे के खाने से काम चल गया, लेकिन रोज तो हमें भंडारा नहीं मिल सकता ना, इसलिए हमें कोई ना कोई तो काम ढूंढना होगा जिससे हम अपने घर का गुजारा कर सकें। हाँ मीना बेटी, तू सही कह रही है। जब तक तेरे पिता थे, इस गरीबी में भी हमारी हालत कभी इतनी बुरी नहीं थी, लेकिन उनके जाने के बाद तो हमारी दुख और तकलीफें बढ़ ही गई हैं। माँ, आप चिंता मत करो, हम काम ढूंढ लेंगे। कोई ना कोई काम तो मिल ही जाएगा और फिर सब ठीक हो जाएगा। इस तरह तीनों माँ बेटी एक दूसरे को हिम्मत देती हैं और अगले दिन से ही वो तीनों काम की तलाश करने लगती हैं। बहुत ढूंढने पर भी उन्हें कहीं काम नहीं मिलता, जिसके कारण वो हमेशा निराश होकर घर लौट आया करती। बात एक रोज की है, जब उनकी पड़ोसन उन्हें घर में बनाए पालक पनीर खाने के लिए देती है। माँ, आंटी के बनाए पालक पनीर में तो कोई खास स्वाद नहीं है, इससे अच्छा पालक पनीर तो आप बनाती हो। बिल्कुल सही कहा रजनी ने, लेकिन पैसों की तंगी के चलते अब हमारे नसीब में कहाँ है पालक पनीर खाना। ऊपर से कोई काम भी तो नहीं मिल रहा। माँ, आज जब मैं पास वाले रेलवे स्टेशन से गुजर रही थी ना, तो मैंने वहाँ पर बहुत सारी खाने की चीजों का ठेला देखा। मैं तो कहती हूँ कि अगर कोई काम नहीं मिल रहा तो हम भी खाने की चीज का ठेला लगाते हैं। हाँ दीदी, ये तो आपने सही कहा, लेकिन दीदी हम बेचेंगे क्या? हम पालक पनीर और चावल बेच सकते हैं, और एक बार काम शुरू करेंगे तो धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। हाँ मीना बेटी, तू सही कह रही है, मैं भी कहीं से पैसे का इंतजाम करती हूँ। अब सोमती अपने किसी जानने वाले से कुछ पैसे उधार लेकर एक ठेला और खाना बनाने का सामान खरीदती है। फिर सोमती स्वादिष्ट पालक पनीर और चावल बनाकर ठेले पर रख देती है, जिसके बाद उसकी दोनों बेटियां पालक पनीर का ठेला लेकर रेलवे स्टेशन पर बेचने जाती है। पालक पनीर, गर्मा गर्म पालक पनीर, पालक पनीर के साथ चावल खाओ, आओ पालक पनीर खाओ। स्वादिष्ट पालक पनीर खाओ, आओ आओ पालक पनीर खाओ। दोनों बहनें रेलवे स्टेशन पर आवाज लगा लगाकर पालक पनीर बेचने की कोशिश करती है। आने जाने वाले लोगों को खाने के लिए कहती है, लेकिन एक भी ग्राहक उनके ठेले पर नहीं आता, तो वो निराश होकर अपना ठेला लिए घर आ जाती है। कोई ग्राहक नहीं आया और सारे के सारे पालक पनीर और चावल ऐसे ही पड़े हैं। इस तरह तो जो कर्जा मैंने इस काम के लिए लिया है वो भी चुकाना मुश्किल हो जाएगा। नहीं माँ, हम इस तरह हार नहीं मान सकते। हमें कुछ तो सोचना ही होगा और कुछ तो ऐसा करना होगा जिससे हमारे लोग ठेले पर आए। दीदी, हम ऐसा कर सकते हैं कि एक प्लेट पे एक प्लेट पालक पनीर फ्री कर देते हैं। इससे कुछ तो ग्राहक हमारे ठेले पर आएंगे ही। हाँ, तू सही कह रही है रजनी, ग्राहकों को बुलाने का ये सही तरीका है। अब हम ऐसा ही करेंगे। अगले दिन सोमती फिर ताज़ा पालक पनीर और चावल बनाकर ठेले पर रख देती है और उसकी दोनों बेटियां रेलवे स्टेशन पर चली जाती है। पालक पनीर, एक प्लेट पालक पनीर, एक प्लेट पालक पनीर के साथ दूसरी पालक पनीर बिल्कुल मुफ्त। आइए, स्वादिष्ट पालक पनीर खाइए। क्या कहा? एक प्लेट पालक पनीर पर दूसरा पालक पनीर मुफ्त? क्या बात है, फिर तो मुझे भी एक पालक पनीर खिला दो। हाँ हाँ अंकल जी, क्यों नहीं, मैं आपको अभी देती हूँ। मीना गर्मा गर्म पालक पनीर और चावल एक प्लेट में परोसकर उस आदमी को दे देती है, जिसे खाते ही वो तारीफ करते हुए कहता है, वाह वाह, इतने स्वादिष्ट पालक पनीर खाकर मजा आ गया। बहुत बढ़िया बनाया है बेटी।
धन्यवाद अंकल जी। कुछ ही देर में वो आदमी 2 प्लेट पालक पनीर चावल खाकर उन्हें पैसे देकर चला जाता है और फ्री के चक्कर में उनके ठेले पर लोग आने शुरू हो जाते हैं। अब धीरे धीरे दिन बीतते हैं और फ्री खाने के चलते लोग उनके ठेले पर पालक पनीर चावल खाने के लिए और भीड़ लगाना शुरू कर देते हैं और इस तरह 2 महीने हो जाते हैं। और एक रोज जब दोनों पैसों का हिसाब किताब कर रही थी तो सोमती कहती है, तो इस महीने कुछ फायदा हुआ या नहीं? माँ, फायदा ही तो नहीं हो रहा। पालक पनीर बेचने से जितनी कमाई हुई है ना, उससे ज्यादा तो हमारी लागत लगी है। हाँ माँ, एक पर एक प्लेट फ्री देने के चक्कर में हमें कुछ ज्यादा फायदा नहीं बल्कि नुकसान हो रहा है। इसलिए बेहतर होगा कि हम फ्री में पालक पनीर देना बंद कर दें। तुम दोनों को जो ठीक लगता है करो। नुकसान होने के चलते वो बहनें फ्री वाली स्कीम को बंद कर देती हैं, जिससे उनके ठेले पर लोग कम आते हैं, लेकिन आते जरूर हैं, क्योंकि उनके बनाए पालक पनीर बहुत स्वादिष्ट जो हुआ करते थे, लोगों को पसंद भी आते थे। इसी के चलते उनके स्वादिष्ट पालक पनीर के चर्चे होने लगते हैं और आते जाते लोग पालक पनीर और चावल खाना ही पसंद किया करते। ग्राहकों की भीड़ बढ़ने से अब उनकी कमाई ज्यादा होने लगती है, साथ ही उनकी आर्थिक स्थिति भी धीरे धीरे ठीक होने लगी थी। तभी एक दिन जब सोमती खाना बना रही थी, माँ, पनीर तो और महंगा होते जा रहा है। हाँ, महंगाई भी तो आसमान छू रही है, तो खाने की चीजों पर तो असर पड़ेगा ही। ये मैंने चावल चढ़ाए हैं, थोड़ा देख लेना, मैं बाजार होकर आती हूँ। सोमती इतना कहकर बाजार निकल जाती है तो वहीं रजनी मीना से कहती है, दीदी, हमारा काम तो अच्छा चल रहा है और अब तो लोगों की भीड़ भी आने लगी है, लेकिन ये बढ़ती महंगाई के चलते आगे हमें नुकसान ना हो, इसलिए हम दूध की जगह पाउडर से भी तो पनीर बना सकते हैं और इसी तरह पालक में भी पैसा बचा सकते हैं। कहता तो सही रही है, इससे हमारी लागत भी कम लगेगी और फायदा भी ज्यादा होगा। मीना अपनी बहन की बातों में आ जाती है, जिसके बाद वो लोग दूध की जगह पाउडर से पनीर बनाने लगते हैं। साथ ही ताजे पालक की जगह थोड़े पीले और बेकार पालक का इस्तेमाल कर पालक पनीर बनाते हैं और उसे ही बेचने लगते हैं। रोज की तरह आज भी उनके ठेले पर भीड़ लगती है। क्या बात है बिटिया, आज के पालक पनीर में रोज जैसा स्वाद नहीं? अरे, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं अंकल? भला स्वाद कैसे बदल सकता है? आपको ऐसा लग रहा है, पर ऐसा कुछ नहीं है। हमने तो रोज की तरह ही बनाए हैं। और क्या, वैसे भी इतने पैसे में ऐसे स्वादिष्ट पालक पनीर आपको कहाँ ही खाने को मिलेगा। इस तरह अब लोगों को पालक पनीर में पहले जैसा स्वाद नहीं आता, तो वो उनके ठेले पर आना कम कर देते हैं। पर कुछ लोग रोज वहीं से पालक पनीर चावल खाया करते, जिसके कारण उनकी तबीयत खराब हो जाती है। उन्हें उल्टियाँ और दस्त लग जाते हैं। एक रोज दोनों बहनों को कोई किसान से खराब पालक लेते हुए देख लेता है और वो उनकी शिकायत पुलिस में कर देता है। पुलिस दोनों बहनों को पकड़ने के लिए उनकी ठेले पर आती है। अच्छा, तो तुम ही हो वो पालक पनीर वाली जो खराब पालक पनीर खिलाकर लोगों को अस्पताल पहुंचा रही हो? ये आप क्या कह रहे हैं? हमने ऐसा कुछ नहीं किया। हम तो बस पालक पनीर बेचते हैं। वो तो मुझे दिखाई ही दे रहा है, लेकिन तुम्हारे इस खराब पालक पनीर को खाने से बहुत से लोग तबीयत खराब के चलते अस्पताल में भर्ती हैं। बिल्कुल सही कहा साहब आपने। मैंने इन लड़कियों को किसान से खराब पालक लेते हुए देखा है, जिसे ये लोग बनाकर ग्राहकों को खिलाते हैं। अपने फायदे के चक्कर में तुम दोनों लोगों की सेहत से खिलवाड़ करती हो। अब तुम जेल चलो, हथकड़ी लगाओ इन दोनों को। तभी एक लेडी कांस्टेबल दोनों बहनों को हथकड़ी लगाकर पुलिस स्टेशन ले जाती है। इस तरह उनके एक गलत कदम ने उनको जेल पहुंचा दिया, साथ ही उन ग्राहकों की सेहत को भी नुकसान पहुंचाया जो उनके यहाँ पालक पनीर खाने आते थे। रनकपुर गांव में सविता अपने परिवार के साथ रहा करती थी। वो बहुत ही सुंदर थी, साथ ही उसका व्यवहार भी बहुत शांत था। वो रोज सुबह गांव के मंदिर में जाकर पूजा किया करती और उसी गांव में रहने वाला संजय उसे रोज मंदिर में आते जाते देखा करता। एक रोज
वो उससे रास्ता रोक कर कहता है, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है सविता। ऐसी भी क्या बात करनी है तुम्हें? और तुम मुझे ऐसे रोज रोज क्यों घूरने आ जाते हो रोज? यानी तुम जानती थी कि मैं तुम्हें देखता हूँ। अब तुम मुद्दे की बात पर आओगे या मैं घर जाऊँ? नहीं नहीं, मुझे ये कहना था कि मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ, प्यार करने लगा हूँ तुमसे। उसकी ये बात सुनकर सविता शर्मा कर वहाँ से चली जाती है, क्योंकि उसके दिल में भी संजय के लिए कहीं न कहीं वही एहसास थे जो कि संजय के दिल में उसके लिए। इस तरह दोनों एक दूसरे के साथ समय बिताने लगते हैं और उनके बीच में प्यार बढ़ता जाता है। दोनों अपने अपने घर में एक दूसरे के बारे में बताते हैं तो उनके माता पिता उनकी शादी के खिलाफ होते हैं। ऐसे में दोनों परेशान हो जाते हैं। संजय, अब हमारा क्या होगा? क्या हम कभी साथ नहीं रह पाएंगे? ऐसा मत कहो सविता, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। मैं भी तुम्हारे अलावा किसी से शादी नहीं करना चाहती, लेकिन अपने माता पिता के खिलाफ कैसे जा सकते हैं? अगर हमें साथ रहना है तो हमारे पास एक ही रास्ता है, हम भागकर शादी कर लेते हैं। ये तुम क्या कह रहे हो भला? हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि एक बार शादी हो जाने के बाद हमारे माता पिता किसी और से हमारी शादी के लिए जबरदस्ती नहीं कर सकते। मेरी बात मानो, यही सही है। सविता संजय से बहुत प्यार करती थी, इसीलिए वो उसकी बात मान जाती है और दोनों भागकर शादी कर लेती हैं। ये बात जब उनके घर वालों और गांव वालों को पता चलती है तो वो उन्हें अपनाने की जगह उन्हें गांव से निकाल देते हैं। दोनों दुखी होकर दूसरे गांव में एक टूटे फूटे मकान में किराए पर रहना शुरू कर देते हैं। सुनो, जल्दी ही हमें कोई काम ढूंढना होगा, वरना हमारा गुजारा करना मुश्किल हो जाएगा। वैसे भी हमारे पास जो पैसे थे वो इस घर के किराए में चले गए हैं। हाँ, मैं समझता हूँ हमारे साथ रहने के फैसले के कारण ये सब हो गया, लेकिन तुम चिंता मत करो और हिम्मत रखो, मैं जल्द ही कोई काम ढूंढ लूंगा। हाँ बिल्कुल, और मैं तुम्हारी मदद करूँगी। अगले दिन संजय गांव में काम की तलाश में निकल जाता है। कड़ी दोपहरी में भटकने के बाद उसे एक राशन की दुकान पर काम मिल जाता है। अब संजय रोज मेहनत से दुकान पर काम करता। लगभग 1 महीना बीत चुका था। ऐसे में संजय की जो पगार आती है वो घर के किराए और राशन में खर्च हो जाया करती है। ऐसे में सविता अपने पति का हाथ बटाने के लिए पकौड़े बनाकर बाजार में बेचना शुरू करती है। गरम गरम पकौड़े खाओ, आलू प्याज गोभी के पकौड़े, गर्मा गरम पकौड़े खाओ। अरे वाह, क्या बढ़िया खुशबू आ रही है पकौड़ों की। जरा एक प्लेट प्याज के पकौड़े देना। जी जी भाई साहब, अभी देती हूँ बस। पहले दिन के हिसाब से सविता के बनाए पकोड़ों की ज्यादा बिक्री नहीं होती और शाम होते ही वो ठेला लेकर घर पहुंचती है। कुछ ही देर में जब संजय घर लौटता है और मुंह हाथ धोकर खाना खाने बैठता है तो प्लेट में पकोड़ों को देखकर कहता है, तुमने आज खाने में पकोड़े भी बनाए हैं? नहीं, वही पकौड़े मैंने बेचने के लिए बनाए थे, लेकिन पहले ही दिन था इसलिए सारे बिके नहीं। इन्हें बर्बाद करने से अच्छा इसे हम खा लेंगे। सविता, गरीबी के चलते मेरे साथ साथ तुम्हें भी इतनी मेहनत करनी पड़ रही है। तो क्या हुआ संजय, वैसे भी पति का हर हालत में साथ देना ही तो पत्नी का धर्म है ना। अब खाना खा लीजिए, वैसे भी बहुत रात हो चुकी है। अब बीतते समय के साथ जहाँ संजय दुकान में मेहनत करता तो वहीं सविता तरह तरह की पकौड़ी बनाकर बेचने लगती है और उसके स्वादिष्ट पकौड़े खाने के लिए अब लोगों की संख्या भी बढ़ने लगती है। और एक समय ऐसा आता है जब पकौड़े खाने के लिए उसके ठेले पर बहुत भीड़ लगनी शुरू हो जाती है, जिसके चलते बाजार में पकौड़े की दुकान लगाने वाली कांता को बहुत जलन होती है। देखो तो सही इस नासपीती को, जब से इसने बाजार में पकोड़े बेचना शुरू किया है तब से इसके ठेले पर हमेशा ही भीड़ लगी रहती है और मेरी दुकान की तरफ तो लोग मुड़कर भी नहीं देखते। इसका तो कुछ करना पड़ेगा। जलन के चलते अगले दिन जब सविता अपना ठेला लेकर पहुंचती है, कांता एक लाठी लेकर उसके ठेले को तहस नहस करने लगती है। हे भगवान, अरे ये तुम क्या कर रही हो? मेरे ठेले को क्यों तोड़ रही हो? मैं कहती हूँ हटो यहाँ से, हटो। हटेगी तक तू यहाँ से। इस बाजार में ठेले वाले के लिए जगह नहीं है, अपना टूटा ठेला लेकर निकल यहाँ से। पर ऐसा क्यों? मैं तो इतनी मेहनत से ये काम कर रही हूँ, फिर तुम मुझसे ऐसा क्यों कह रही हो? जाती है या ये सब सामान उठाकर फेंक दूं मैं?
बाजार के सभी लोग सविता को घूर रहे थे। तभी वो अपना ठेला लेकर वहाँ से चली जाती है और शाम को ये बात संजय को बताती है। यानी वो औरत तुम्हें बाजार में पकोड़े बेचने से मना कर रही है? हाँ, साथ ही ठेला भी तोड़ दिया, इसलिए उसकी मरम्मत भी करवानी पड़ेगी। यानी तुम फिर पकोड़े बेचने जाओगी? हाँ, बिल्कुल जाऊंगी। पकौड़े बेचने से ही तो थोड़े पैसे आ रहे हैं, और जो काम अच्छा चल रहा है मैं उसे किसी के कहने या मना करने से क्यों बंद कर दूं? लेकिन सविता, अगर उसने 2 बार ऐसा किया तो फिर? नहीं, रहने दो, तुम पकोड़े बेचने मत जाओ। अरे आप डरिए मत, क्योंकि मैं कोई बुरा काम नहीं कर रही हूँ, बल्कि मेहनत से कमा रही हूँ। सविता अगले दिन निडर होकर बाजार में पकोड़े बेचने जाती है। उसे फिर से बाजार में देखकर कांता हैरान हो जाती है। ये ऐसे नहीं मानने वाली, इसे तो अच्छा सबक सिखाना ही होगा। सविता आवाज लगा लगा कर अपना काम कर रही थी। तभी कांता बाकी के दुकानदारों को भी अपने साथ ले आती है और अचानक ही सविता पर हमला कर उसे मारने लगती है। बचाओ मुझे, कोई बचाओ, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। बाजार में आते जाते लोग सविता की ये हालत देख रहे थे। कोई भी उसकी मदद के लिए आगे नहीं बढ़ता। तो उधर राशन की दुकान पर संजय को सविता की चिंता सताने लगती है। तो वो तुरंत छुट्टी लेकर बाजार की ओर जाता है, जहाँ उसे सविता बहुत ही बुरी तरह घायल मिलती है और वो उसे अस्पताल लेकर जाता है और उसकी मरहम पट्टी करवाकर घर ले आता है। क्या हालत कर दी है उन्होंने तुम्हारी? ऐसी भी क्या दुश्मनी जो किसी की जान पर बनाए? पता नहीं, हम गरीबों के नसीब में इतने क्यों दुख लिखे हैं। कुछ ही दिनों में सविता घर पर रहती है। उसकी दवाइयों में बहुत खर्चा होता है, जिससे फिर से पैसों की तंगी होने लगती है। तो सविता ठान लेती है कि भले ही वो पकोड़े बेचने बाजार नहीं जाएगी, लेकिन घर बैठे ही पकोड़े जरूर बेचेगी। जिसके लिए वो पकोड़े बनाते हुए एक वीडियो बनाती है और उसे YouTube पर डाल देती है, जो कि बहुत वायरल होने लगती है। जिसके बाद वो अलग अलग तरह के पकोड़े बनाकर वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड करती, जिसके कारण उसकी बहुत चर्चा होने लगती है और कई लोग उसे अपने ढाबे में काम के लिए भी कहते हैं। लेकिन वो किसी के यहाँ काम ना करते हुए ऑनलाइन फूड वेबसाइट्स के जरिए लोगों तक अपने बनाए स्वादिष्ट पकोड़े बेचने लगती है, जिससे उसे फायदा भी होता है। सविता, डिलीवरी वाला बाहर खड़ा है, जल्दी पकोड़े ले आओ। जी बस हो गया, ये लीजिए। संजय डिलीवरी वालों को पकोड़े दे देता है और वो वहाँ से चला जाता है। इस तरह धीरे धीरे गरीब पकोड़े वाली अपने बनाए स्वादिष्ट पकोड़ों के लिए पूरे गांव में चर्चित हो जाती है। ये खबर जब कांता के कानों में पड़ती है तो उसे और जलन होने लगती है, लेकिन इस बार भी वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पाती। एक रोज पकोड़ों की बिक्री से आई कमाई से सविता घर में नया चूल्हा लाती है। आखिरकार तुम्हारी मेहनत रंग लाई सविता। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी तुमने हार नहीं मानी और काम करती गई। और इसमें मेरा साथ दिया है आपने, और वैसे भी ये तो अभी शुरुआत है। मुझे तुम पर गर्व है, क्योंकि तुमने अपनी मेहनत लगन से काम करते हुए खुद को चर्चित किया है। भगवान बस ऐसी कृपा बनाए रखे हम पर। इसके बाद दोनों पति पत्नी अपने काम पर ध्यान देते हैं और अपनी आर्थिक स्थिति को पटरी पर ले आते हैं। तो वहीं गांव और आसपास के लोग सविता को गरीब पकोड़ी वाली के नाम से बुलाने लगते हैं, क्योंकि उसके बनाए तरह तरह के पकोड़े बहुत स्वादिष्ट थे।